गाइस आपको स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो सबको ये बाईसाइकिल वाली इमेज दिख रही है? यस मैम। अब बताओ ये बाईसाइकिल वाली इमेज में आपको क्या दिख रहा है एग्जैक्टली? मैम इसमें हमें शेप्स दिख रहे हैं। हम्म, और कोई? डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं। आलिन, कैन यू बी अ बिट लाउडर? मैम डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं। डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं, ओके। सबसे पहले जब तुमने इस पिक्चर को देखा, सबसे पहला तुम्हारे दिमाग में क्या आया? साइकिल। साइकिल। ओके, रिया, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? साइकिल ओनली मैम। साइकिल ओनली, ओके। तो ये हम एक फिनोमिनन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज फॉर्म परसेप्शन। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, द प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन। उसमें सबसे पहला टॉपिक है अपना फॉर्म परसेप्शन। इसका ये मतलब होता है कि जैसे तुमने जब इस इमेज को देखा, सो द फर्स्ट थिंग यू हैड इन योर माइंड वाज कि एक साइकिल की पिक्चर है। तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली क्या करता है, सबसे पहले अगर हम किसी चीज को देखते हैं, विजुअली परसीव करते हैं, तो हम उसे एक होल के फॉर्म में परसीव करते हैं। आप लोग जब इस इमेज को देखोगे, आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि ओके देयर इज अ सर्कल, व्हील है, फिर ब्रेक्स अटैच्ड है, फिर सीट अटैच्ड है, फिर उसमें चेन लगी है, फिर बाईसाइकिल के पैडल्स मारते तो बाईसाइकिल आगे बढ़ेगी, या बाद में देखोगे। जब मैंने पूछा कि इसमें और क्या दिख रहा है, देन यू स्टार्टेड एनालाइजिंग दो स्पेसिफिक फीचर्स, बट द फर्स्ट इमेज यू हैड इन योर माइंड वाज कि एक साइकिल की पिक्चर है। तो क्या होता है, हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, वो ऑटोमेटिकली ऐसे वर्क करता है कि जब भी हम कोई विजुअल चीज को परसीव करते हैं, तो हम उसे एक होल के फॉर्म में परसीव करते हैं, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द पार्ट्स। इस जो ये जो फिनोमिनन है, उसे हम कहते हैं फॉर्म परसेप्शन, कि आप एक मीनिंगफुल होल के फॉर्म में उस स्टिमुलाई को परसीव कर रहे हैं। ओके, यस मैम। नाउ लेट मी जस्ट ऐड दैट पिक्चर अगेन। अब जब आप इस पिक्चर को देखोगे, तो आपके दिमाग में अब क्या आ रहा है, क्या देख सकते हो आप इस पिक्चर में? मैम फर्स्ट वी कैन सी टू फेसेस एंड सेकेंडली वी कैन सी अ वाज इन बिटवीन। ओके, आलिन, रिया, आपको भी पहले फेस दिखा फिर वास दिखा? हाँ, पहले फेस पे क्लास। ओके, एंड आलिन, मैम सेम। पहले सबको फेस दिखा और फिर वास दिखा? ओके, तो पहले, हाँ, तो पहले अपन ने पहले देखा कि फॉर्म परसेप्शन क्या होता है। उसके बाद क्या हुआ, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी एक साइकोलॉजी की फील्ड है, ठीक है। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट बेसिकली तीन थे, जिनका नाम है कोल्हर, कोफका एंड वर्दाइमर। इन लोगों ने कहा था कि हम जो है किसी भी स्टिमुलाई को, वी परसीव थिंग्स एज सम ऑफ इट्स पार्ट्स, मतलब कि हम किसी भी चीज को एक होल के फॉर्म में देखते हैं। जैसे कि मैंने फॉर्म परसेप्शन में भी बताया कि हमने उस स्टिमुलाई को एज अ होल परसीव किया, जो जितने उसके पार्ट्स थे उसको सम अप करके एक होल इमेज बनाई। वैसे ही गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट ने हमें एक और जो है परसेप्शन का एक कॉन्सेप्ट दिया, जिसे हम कहते हैं गुड फिगर, या फिर हम कहते हैं इसे प्रेग्नेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इमेज को भी बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से देखते हैं। जैसे कि ये जो एक इमेज थी, ठीक है, इसमें दो फेसेस भी थे और एक वास भी था। व्हेन यू सी इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि हमें इस चीज को परसीव करना है, इट इज अ बिट ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, क्योंकि आपको इसमें स्पेसिफिक फीचर्स देखने पड़े।
है ना, थोड़ा इन डेप्थ जाके इसको नोटिस करना पड़ा, बट यू डिड दैट थिंग वेरी इजीली। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस गुड फिगर कॉन्सेप्ट, जिसे हम प्रेग्नेंस भी कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है ना कि जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड स्टिमुलाई हमारे पास हो, हमारा ब्रेन इस तरीके से ट्रेन्ड है कि वी वुड सी दैट पर्टिकुलर स्टिमुलाई इज वेरी as a very simplified in a very simplified and organized form। तो आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसमें दो फेसेस देखे, एक वास देखा। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनको ये पिक्चर दिखाते तो वो पहले बोलते कि ओके एक वास है, और उसके बाद वो दो फेसेस देखते, ये भी होता, बट यू डिड इट इन अ वेरी सिंप्लीफाइड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो व्हेन यू परसीव एनी स्टिमुलाई इन अ वेरी सिंप्लीफाइड एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, तो उसे हम कहते हैं गुड फिगर या फिर प्रेग्नेंस। ये हमारा एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे अंदर ये है ऑलरेडी, क्या कहते हैं इसे, एट नहीं, क्वालिटी। ठीक है, उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट है फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन। जैसे कि ये जो है पिक्चर है, ठीक है, वास और टू फेसेस वाली, इसका नाम है रूबिन्स वास। ठीक है, तो ये क्या था, ये बेसिकली टेस्ट था, एक्सपेरिमेंट था, सॉरी टेस्ट नहीं था, एक्सपेरिमेंट था। और ये पिक्चर्स लोगों को दिखाई गई और उनसे पूछा गया कि आपको पहले क्या दिख दिख रहा है, एंड आप इस पिक्चर में क्या क्या देख सकते हैं। तो सबका ये कहना था कि हमको एक वास और एक और टू फेसेस दिखाई दे रहे हैं। किसी को पहले वास दिखा, किसी को पहले फेसेस दिखे। नाउ द पॉइंट इज कि यहाँ पे फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन कहाँ पे आता है। फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन का बेसिक मीनिंग ये होता है कि आपको एक फिगर दिखता है और उसके पीछे जितना भी बैकग्राउंड में चीजें आती है उसको आप बोलते हो ग्राउंड। मतलब कि जिस भी इंसान ने सबसे पहले दो फेसेस देखे, तो उसके लिए वो जो ब्लैक पार्ट है, जो दो फेसेस हैं, अगर आप सिर्फ दो फेसेस पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि एक व्हाइट बैकग्राउंड में दो फेसेस हैं, दो ब्लैक फेसेस बने हुए हैं। दिख रहा है ये सबको? Yes, ma'am. देयर इज अ व्हाइट बैकग्राउंड एंड देयर आर टू फेसेस। On the other hand, if you see it in another way, there is a vase, a white vase, जो एक ब्लैक बैकग्राउंड में रखा हुआ है। आप इस चीज को उस तरीके से भी देख सकते हैं। तो जब आप उस वास पे फोकस करोगे तो उस टाइम पे आपके लिए वो वास आपका फिगर हुआ और जो ब्लैक बैकग्राउंड है वो आपका ग्राउंड हुआ। तो ये था आपका फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन, कि आप जब भी किसी इमेज पे फोकस करते हो या जब भी किसी स्टिमुलाई को विजुअली परसीव करते हो तो आपको दो चीजें दिखती है। फर्स्टली जो फिगर आपको दिख रहा है वो आपका हुआ फिगर, और जो भी बैकग्राउंड हो, है ना, और जिस भी चीज को आप बैकग्राउंड की तरह ले रहे हो वो आपका हुआ ग्राउंड। तो जब भी हम किसी विजुअल स्टिमुलाई को देखते हैं तो हमें दो चीजें दिखाई देती हैं, एक होता है फिगर और एक होता है ग्राउंड। और ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है और ये जो चीज हमारे साथ होती है, दैट वी परसीव वन थिंग एज द फिगर एंड द अदर थिंग एज द बैकग्राउंड, इसे हम कहते हैं फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन। दैट फिनोमिनन इज नोन एज फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन। जैसे कि आप अगर ब्लू स्काई में सनसेट देख रहे हो, ठीक है, जिसका ध्यान उस ब्लू स्काई पे जाएगा उसके लिए वो ब्लू स्काई में उसका फिगर है, और वो सनसेट हो सकता है उनके लिए उनका बैकग्राउंड है, क्योंकि उनका ध्यान उस सनसेट पे नहीं है। On the other hand, if you perceive the sunset as the figure, you would perceive the background as the sky. ठीक है? Yes, ma'am. एंड एक चीज ये है कि यूजुअली जो फिगर होता है उसका एक डेफिनाइट फॉर्म होता है, इफ यू सी इट इन दैट वे, और जो बैकग्राउंड होता है वो यूजुअली फॉर्मलेस होता है। ठीक है, उनका इतना ज्यादा फॉर्म नहीं होता है और फिगर ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है एज कम्पेयर टू द बैकग्राउंड। और फिगर जो है हमेशा बैकग्राउंड से आगे स्टैंड करता है। बैकग्राउंड विल ऑलवेज बी इन द फोरग्राउंड ऑफ योर इमेज। तो ये तीन कॉन्सेप्ट हैं बेसिकली जो आपके प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन में जानना बहुत जरूरी है। द फर्स्ट वन बीइंग फॉर्म परसेप्शन, सी द सेकंड वन की गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट ने जो हमें दिया था फिगर ग्राउंड या प्रेग्नेंस, और जो तीसरा है वो होता है फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन। ये तीन टॉपिक्स क्लियर है सबको? Yes, ma'am. उसके बाद नाउ वील स्टार्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक।
टोटल 7 प्रिंसिपल्स हैं और अपन समझते हैं कि कैसे हम विजुअल स्टिमुलाई को परसीव करते हैं। नाउ फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर इमेज, ठीक है? व्हाइट बैकग्राउंड है, ब्लैक डॉट्स बने हुए हैं। क्या समझ आ रहा है? क्या तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी बताओ। Am I not audible to you guys? Ma'am, हाँ, this looks like a square pattern of dots. square pattern of dots. Okay. And Riya, Alin? मैम So a line. मैम पहले में मैम लाइक इट्स मैम एक even number of rows or columns में arranged circles and second Hmm. part में मैम तीन columns में arranged circles. Okay, okay. Very good. And Riya? Circles in a proportionate distance. Circles in a proportional distance. Very good. So basically, जब मैंने ये पिक्चर तुमको शो करी तो हर किसी का एक अलग पर्सपेक्टिव था कि आपने इस पर्टिकुलर स्टिमुलाई को कैसे परसीव किया। नाउ क्या किसी ने भी जब इस इमेज को देखा, क्या आपके दिमाग में ये आया कि ये इट्स बेसिकली अ पिक्चर विद ब्लैक डॉट्स इन इट? Yes, ma'am. आफ्टर दैट यू ऑटोमेटिकली अरेंज्ड, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया था पहले कि ये क्या शो कर रहा है, क्या है, यू ऑटोमेटिकली अरेंज्ड द डॉट्स इन अ ग्रुप। तो क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या बोलता है ना, कि जो भी ऑब्जेक्ट्स टाइम या स्पेस में बहुत ज्यादा क्लोज हैं, ठीक है, क्लोजली अलाइंड है, तो क्या होता है ना, हमें कोई बताए या ना बताए, वी वुड ऑटोमेटिकली परसीव दोज पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स एज दे बिलोंग टुगेदर। जैसे कि इस ये जो सीरीज है ना डॉट्स की, यहाँ पे जो है किसी ने बताया क्या आपको कि ये पहले देखो ये स्क्वायर है, फिर दूसरा देखो कि इसमें रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है सारे डॉट से, एंड देन रिया सेड कि ये देखो जैसे यहाँ पे, वेट आई यूज द पेन, जैसे यहाँ पे प्रोपोर्शनल डिस्टेंस है ना, और ये पूरा आपका रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है और ये पूरा आपका स्क्वायर शेप बन रहा है। किसी ने आपको बताया? नहीं बताया। व्हाट हैपेंड इज, चूंकि ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो है बहुत क्लोजली अलाइन थे एक दूसरे से, तो ये ऑटोमेटिकली परसीव्ड दीज ऑब्जेक्ट्स की ये लोग साथ में एक ग्रुप और एक फिगर फॉर्म कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी ये बोलता है कि जब भी आपको कोई ऑब्जेक्ट या कोई स्टिमुलाई प्रेजेंट की जाएगी जो कि स्पेस या टाइम में बहुत ज्यादा क्लोज होंगी एक दूसरे से, तो आप ऑटोमेटिकली उन सारे ऑब्जेक्ट्स को साथ में परसीव कर लोगे instead of perceiving those stimuli as individual beings. This is known as the principle of proximity. Now let's go to the other principle. इसमें क्या दिख रहा है? Ma'am, that circle and squares are evenly spaced in Hmm. both horizontal and vertical. Very good. And बाकी लोग? मैम Same alternate square. Same. Okay. मैम alternate rows में circles और squares. Hmm. Alternate columns में. Yeah. तो बेसिकली क्या होता है ना कि चूंकि इसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है, सर्कल सर्कल है और स्क्वायर स्क्वायर है, बट फिर भी जब आप इस इमेज को देख रहे हो, they are aligned horizontally and vertically, yes, exactly, बट जब आप इस पिक्चर को देख रहे हो तो यू आर सीइंग इट एज अ ग्रुप डिस्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस, यू आर स्टिल सीइंग द सिमिलैरिटी बिटवीन देम कि ये सब वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइंड है। दे आर डिफरेंट क्योंकि शेप्स बहुत ज्यादा डिफरेंट है, एक स्क्वायर है और एक सर्कल है, बट इसके बावजूद भी यू आर सीइंग द सिमिलैरिटी कि ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों शेप्स अलाइंड है, राइट? तो ये सारी चीजें क्या होती है ना, हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर देता है। अब अभी अगर मैं तुम्हें नहीं बताती तो तुम्हें ये चीजें रियलाइज भी नहीं होती। तो क्या होता है, whenever these visual stimuli come to you as different entities,
क्या होता है ना कि हम उनकी सिमिलैरिटी ढूंढ के उसको एक ग्रुप में प्रोसेस कर लेते हैं, एक ग्रुप में परसीव कर लेते हैं उनकी सिमिलैरिटीज, विच इज वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी ये बोलता है कि जब भी किसी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की ऑब्जेक्ट्स को हम देखते हैं, परसीव करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर कुछ होते हैं तो हम उसको परसीव कर लेते हैं, बिकॉज क्या होता है कि उससे हम हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो काफी इजी हो जाती है। सो ऑब्जेक्ट ऑफ सॉरी प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी सेज दैट, नाउ लेट्स सी दिस इमेज, व्हाट डज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी सेज। क्या समझ आ रहा है? Ma'am, continuous pattern. कंटिन्यूअस पैटर्न एंड It forms pattern. हाँ हाँ It forms a pattern. इट फॉर्म्स अ पैटर्न, या मैम एक कर्व, मैम एक वेव, मैम वेव्स जो ऊपर नीचे जा रहे हैं एंड उसके प्रोपोर्शंस ऊपर और नीचे। सो सी बेसिकली ये इमेज जो है बनाई गई है ऐसे, एक वेव बनाया गया है और उसी को क्रिस क्रॉस करते हुए एक जिगजैग लाइन बनाई गई है। ठीक है, बट क्या होता है ना कि जब आपने इस इमेज को देखा तो आपके दिमाग में क्या आया कि एक शेप है पर्टिकुलर, लाइक ये जो शेप बना हुआ है नीचे से कर्व होना चाहिए, बट बेयर विथ मी, ओके थोड़ा सा। हाँ, तो आपने क्या देखा कि अपसाइड डाउन तरीके से ये शेप्स अरेंज किए हुए हैं, राइट? यही देखा ना? आई Yes. थिंक जिया जिया ने ही बोला था ये चीज। हाँ Yes, ma'am. हाँ, तो क्या होता है ना कि जब भी आप एक कंटिन्यूअस पैटर्न बनाते हैं किसी भी चीज का, किसी भी चीज का जब आप एक कंटिन्यूअस पैटर्न बनाते हैं तो क्या होता है ना, इंस्टेड ऑफ सीइंग दैट पैटर्न यू सी द ऑब्जेक्ट दैट मेड। जैसे कि मान लो मैं ये एक लाइन बना रही हूँ, ठीक है, ये एक लाइन है, 4 लाइन है बेसिकली ये। बट सबसे पहले अगर किसी को बताया जाएगा तो वो क्या देखेगा कि एक क्रॉस बन रहा है, या फिर ये बोलेगा कि 2 लाइन एक दूसरे को कट करके मूव कर रही हैं आगे। इवन इफ अगर मैं ये चारों को अलग अलग भी बना दूंगी ना थोड़ा सा, तो भी आपका दिमाग पहले इसे इस तरह से परसीव करेगा कि ये जो है एक फिगर है, 2 लाइन्स आर क्रॉसिंग ईच अदर, या फिर ये एक क्रॉस है। तो क्या होता है ना, जब भी आप किसी कंटिन्यूटी में कोई चीज बनाते हो, वी टेंड टू परसीव इट एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब भी कंटिन्यूअस पैटर्न में कोई भी चीज हो रही होती है तो आप उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह ले लेते हो। जैसे ये वेव भी यहाँ कंटिन्यूअस पैटर्न में बन रही थी और ये जिगजैग लाइन भी कंटिन्यूअस पैटर्न में बन रही थी। तो हमने पहले क्या देखा, हमारे दिमाग में वो वेव और जिगजैग पैटर्न नहीं आता इंस्टेंटली, जब तक आप बहुत ज्यादा ध्यान लगा के इसको ना समझो। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा अपसाइड डाउन फिगर्स रखे हुए हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी सेज कि कभी भी अगर कोई चीज कंटिन्यूअस पैटर्न में हो रही है तो आप क्या करोगे, उसको एक होल फिगर की तरह या एक होल ऑब्जेक्ट की तरह परसीव कर लोगे। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी सेज दिस। अब क्या है कि आप ये प्रिंसिपल्स क्यों पढ़ रहे हो, अंडरस्टैंड दिस। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली कोई चीज नहीं है पहली बात, एंड इट्स नॉट समथिंग जो आपके साथ नहीं होता है। इट्स जस्ट कि ये सारी चीज आप अपनी डेली लाइफ में रोज करते हैं, बिकॉज दिस इज हाउ यू परसीव थिंग्स विजुअली। इट्स जस्ट दैट देयर आर अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जिसके बेसिस पे इसको डिवाइड कर दिया गया है कि अच्छा ऐसा होता है तो इसको ये बोलते हैं। ओके, अगर आप इसको देखोगे तो इन वन वे और अनदर यू कैन रिलेट दीज थिंग्स बिकॉज दीज थिंग्स हैपेंस विथ यू ऑल। ठीक है, ये 3 समझ में आ गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस, अब बताओ इसमें क्या दिख रहा है? Alternate colors in a circle. हाँ हाँ हाँ। Alternate colors in a circle. हम्म, Ma'am, if we look it diagonally, we can see white and black crosses. यस यू कैन।
if I tell you to see it on the basis of figure ground segregation, तो क्या आपके लिए फिगर होगा और क्या आपके लिए बैकग्राउंड होगा? Ma'am, the black would be our figure and white would be our background. Okay, and बाकी what do you guys think? मैम वही ना सेम वही, ओके। तो क्या होता है ना, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो जो ब्लैक पार्ट है वो कंपैरेटिवली छोटा है एज कम्पेयर टू द व्हाइट पार्ट। सी, ये जो ब्लैक पार्ट है ये इतना है और व्हाइट पार्ट बड़ा है। कैन यू सी दैट? यस मैम तो प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस क्या बोलता है कि जो स्मॉलर एरियाज होते हैं किसी भी फिगर के, लाइक द ब्लैक पार्ट इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, हम क्या करते हैं, जो छोटा पार्ट होता है ना किसी भी फिगर का, उसको हम ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड परसीव सॉरी फिगर परसीव कर लेते हैं और हमको लगता है कि चूंकि जो चीज ज्यादा एरिया को कवर करी है वो बैकग्राउंड होगा। जैसे चूंकि ये इसका बैकग्राउंड भी पीछे व्हाइट है और फिगर में व्हाइट जो आपके वो बने हुए हैं शेप्स वो ज्यादा बड़े हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है ना, यू कन्वर्ट दीज टू एंड यू थिंक कि जो व्हाइट है वो बैकग्राउंड है और चूंकि ब्लैक स्मॉलर पार्ट है तो आप क्या करते हो, उस ब्लैक पार्ट को फिगर की तरह परसीव कर लेते हो। तो प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस यही बोलती है कि जब भी आप किसी फिगर को देखोगे उसमें जो जो भी शेप का पार्ट स्मॉलर रहेगा उसको आप फिगर की तरह परसीव कर लोगे और जो भी पार्ट ज्यादा बड़ा रहेगा उसको आप बैकग्राउंड की तरह परसीव कर लोगे ऑटोमेटिकली। नाउ किसको किसको पता है इस लोगों के नाम? मैम 3 तो पता है। बताओ। मैम मैकडॉनल्ड्स एंड आई गेस ये बैट नहीं, हाँ बैटमैन वाला एंड हम्म स्टारबक्स। एंड ये चौथा मैम मुझे भी नहीं पता, आई जस्ट अज्यूम इट्स अ मैम क्रॉस। एक्सबॉक्स मैम एक्सबॉक्स मैम एक्सबॉक्स का ओ लोगो या, हाँ, ओके। So basically, what is that one thing which you can see in all these images? मैम दे आर सिमेट्रिकल। They are symmetrical. अब इसमें क्या होता है, ये जो symmetrical images हैं, है ना, हर पिक्चर में, of course इन लोगों को बनाया ही उस तरीके से गया है कि हमारा फोकस पहले उन पे पड़े। यहाँ पे भी एक सिमेट्री है और यहाँ पे भी एक सिमेट्री है। वैसे ही हर इमेज में, सी, स्टारबक्स का तो पता ही है, सबको पता है, बैटमैन में भी है यहाँ पे और स्टारबक्स में भी। अब क्यों इन लोगों को ऐसी लोगों को इतनी सिमेट्रिकली बनाया गया? क्या होता है ना कि जब किसी भी फिगर को सिमेट्रिकली बनाया जाता है ना तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली ज्यादा उस लोगो पे चला जाता है और आप बैकग्राउंड को कम परसीव करते हो। वरना क्या होगा ना, अगर इसको असिमेट्रिकल बनाएंगे तो मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि आपका जो अटेंशन है या आपका जो फोकस है वो पहले ना उस असिमेट्रिकल बैकग्राउंड पे चला जाएगा। मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि भाई जरूरी नहीं है कि जो फिगर एक्चुअली में है हम उसी को फिगर की तरह परसीव करें। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बैकग्राउंड को भी फिगर की तरह परसीव कर लेते हैं। तो इसलिए क्या होता है ना कि जितनी भी कंपनीज होती हैं वो जानबूझ के कईयों बार अपना लोगो सिमेट्रिकल बनाती है। या बहुत सारे फिगर्स जो ऐसे हैं जो आप नोटिस करोगे, इफ दे आर इन सिमेट्री तो यू विल परसीव दैट सिमेट्रिकल फिगर एज द फिगर, अगर हम इसे फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन के बेसिस पर देखें तो। और जो पीछे बैकग्राउंड एक्चुअली में है आप उसको बैकग्राउंड ही मानेंगे। अदरवाइज व्हाट हैपेंस, अगर ये सिमेट्री में नहीं होता तो माइट बी पॉसिबल कि हम इसको बैकग्राउंड मान सकते हैं। हो जाता है ऐसा, यू नेवर नो, इट इज ऑन योर परसेप्शन कि आप किस चीज को कैसे परसीव करते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ सिमेट्री बेसिकली यही कहती है कि जो भी सिमेट्रिकल चीजें हैं आप उसे फिगर परसीव करते हैं और जो असिमेट्रिकल चीजें हैं उसको आप बैकग्राउंड की तरह परसीव करते हैं। जो एक्स बॉक्स का इमेज है उसमें आपका पहला ध्यान उस ब्लैक लोगो पे ही जा रहा है ना, जो क्रॉस बना हुआ है, राइट? उसको आप फिगर की तरह परसीव कर रहे हैं और Yes, पीछे जो व्हाइट बैकग्राउंड है उसको आप अपने बैकग्राउंड की तरह ले रहे हैं। सेम इज विथ एवरी अदर लुक। तो ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री समझ आई? yes, ma'am. हम्म नाउ प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस। अब बताओ कि
इस इमेज में क्या दिख रहा है, ये वाले इमेज में? मैम एक वाइन की बॉटल जिसके अंदर अगेन 3 और बॉटल्स हैं। मैम एक अगर हम वाइन की बॉटल और उसके अंदर 3 और बॉटल्स हैं। मैम जिसने बोला वो भी करेक्ट है, बट अगर हम एक और तरीके से देखें तो इट लुक्स लाइक अ फोक विद 3 बॉटल कवर. या वेरी गुड. नाउ व्हाट डज दिस टेल्स यू? क्या है? सबसे पहले तुम्हारा ध्यान किस में जा रहा है? मैम ब्लैक. अल्फाबेट्स पे ना मैम, ग्रीन पे। ग्रीन? ग्रीन कहाँ है यहाँ पे? मैम जो भी कलर है मैम, ब्लैक के अलावा मैम। मैम अच्छा, ब्लैक के अलावा. ओके ओके, तो बैकग्राउंड पे जा रहा है ना तुम्हारा ध्यान, लाइक दिस. या ब्लैक मैम के पीछे कौन जो सा है, कलर है मैम? मुझे इसमें तो ग्रे है. यस मैम, मुझे ग्रीन लगा मैम, सॉरी। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं. ओके, तो हाँ, और क्या दिख रहा है? मैम ब्लैक में समथिंग इज रिटन. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस पर्टिकुलर फिगर. यहाँ बताओ, किसने पहले क्या परसीव किया? मैम वाइट. मैम वाइट। वाइट. Windows like a barcode. लुक्स लाइक अ बारकोड. ओके, एंड और कुछ दिख रहा है किसी को, या इतना ही है? मैम जिक्सा पजल के पीसेस लग रहे हैं. ट्रू, वेरी ट्रू. नाउ लेट्स सी मेन चीज. ये ना ऐसे थोड़ा लिखना डिफिकल्ट है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम राइटिंग. मैम लिफ्ट. मैम लिफ्ट मैम, मैम वो दिखा था मैम। यस. हाँ हाँ, आई नो, मैंने सुन लिया था. और इसमें देखो, TIF. इट्स TIE. ओह. टाई. टाई. एंड ये, हाँ, ये वाइन की बोतल भी दिख रही है, ये फोक भी दिख रहा है, और फोक वाइन बोतल के अंदर 3 वाइन की बोतल भी दिख रही है. यस मैम. तो और हाँ, अगर तुम देखो, ये जिगजॉ पजल की तरह भी दिख रहा है, ये बारकोड की तरह भी दिख रहा है. अब क्या हुआ? सबसे मेन चीज इसमें थी, इसमें 3 वाइन की बॉटल्स पे फोकस करना चाह रहे थे लोग. इस पे बेसिकली वर्ड्स लिखे हुए थे. ठीक है, यहाँ पे भी जैसे देखो लिफ्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे बेसिकली लिफ्ट लिखा था, यहाँ पे बेसिकली टाई लिखा था. पर आपका फर्स्ट इंस्टेंस पे शायद ध्यान उस पे ना गया हो. ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जो टाई वाली इमेज थी, उसके इन एंड अराउंड ब्लैक कलर का आपका क्या कहते हैं, जो भी कुछ तो भी एक फिगर सराउंडेड था, राइट? तो ब्लैक कलर का जो था वो सिर्फ इसलिए दिया गया था कि हाँ, टाई के बीच में गैप देने के लिए. बट क्या हुआ कि आपने उसको एक फिगर की तरह परसीव कर लिया. तो होता क्या है कि जो मेन चीज होती है, अगर उसके इन एंड अराउंड, जैसे कि लिफ्ट वाले एग्जांपल में देखो तो, वेट लेट मी इरेज दिस एंड थोड़ा. हम्म अब जैसे ये देखो, ये जो ब्लैक है, एवरी टाइम ये जो ब्लैक है, ठीक है, ये ब्लैक पार्ट क्या कर रहा है, आपका जो वर्ड है उसको सराउंड करके रखा हुआ है ना? लिफ्ट लिखा हुआ है, बट ये जो ब्लैक पार्ट है कहीं ना कहीं उस लिफ्ट को सराउंड करके रखा हुआ है पूरी तरह. तो प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस में क्या होता है ना, जो मेन स्टिमुलाई है जिसे हमें एक्चुअली परसीव करना है, जब उसके इन एंड अराउंड कोई ऐसी दूसरी स्टिमुलाई उसको सराउंड करके रखती है, तो हमारा मेन स्टिमुलाई पे ध्यान ना जाके कईयों बार ऐसा हो जाता है कि हम जो सराउंडिंग स्टिमुलाई है उसको हम एज अ फिगर परसीव कर लेते हैं, और जो व्हाइट एरिया है जो एक्चुअली में वर्ड है उसको हमने बैकग्राउंड की तरह परसीव कर लिया. समझ रहे हो? यस मैम. सेम आपका इस टाई वाले में भी हुआ कि भाई जो मेन वर्ड था टाई, उस पे आपका ध्यान ना जाके उसके इन एंड अराउंड जो ब्लैक फिगर्स हैं विच आर वेरी asymmetrical and proportional to each other,
आपका ध्यान उस पे चला गया एंड यू कंसिडर दैट एज द फिगर इंस्टेड ऑफ एक्चुअली परसीविंग द स्टिमुलाई। तो क्या होता है कि जो स्टिमुलाई है एक्चुअली में, उसके अलावा अगर कोई दूसरी चीज उसको सराउंड करके रखी है, तो हम उस सराउंडिंग स्टिमुलाई को फिगर की तरह परसीव कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस यही बताती है। ठीक है, इतना क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ फटाफट से बताओ ये क्या दिखा रहा है? मैम, और जो फर्स्ट ब्लैक में है, अगर हम उसे देखें तो ट्रायंगल भी लगेगा, और अगर हम व्हाइट वाले को करें तो सर्कल। सर्कल भी लगेगा, ओके। और बाकी तीन? मैम, स्क्वायर, सर्कल एंड ट्रायंगल। एंड सबको ये दिख रहा है कुछ अलग? मैम पहले में मैम ट्रायंगल और थ्री मेजर सेक्टर्स, सर्कल के थ्री मेजर सेक्टर्स और एक ट्रायंगल, एंड बाकी स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल। अब बताओ किसने किसने ये नोटिस किया कि यहाँ पे गैप है? जैसे यहाँ पे गैप है, मैम, ट्रायंगल भी ये पूरा नहीं है, गैप है, सर्कल भी पूरा नहीं है, गैप है। नोटिस किया ये? यस मैम। बट क्या वो गैप हमारे परसेप्शन के बीच में आया? नो मैम। तो हमने इसको स्क्वायर नहीं माना, वो गैप था तो हमने इसको सर्कल नहीं माना, ऐसा हुआ क्या? नो मैम। नहीं हुआ। तो प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर क्या कहता है ना कि हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली हमारा जो गैप्स, अगर हमें किसी भी पिक्चर में कोई गैप्स दिखते हैं, तो हम उस गैप्स को ना ऑटोमेटिकली फिल कर देते हैं एंड उसको एक पूरे ऑब्जेक्ट की तरह परसीव कर लेते हैं। वी डोंट माइंड दैट गैप्स। हमें पता है कि स्क्वायर चारों तरफ अगर इक्वल डिस्टेंस है अगर, तो ये स्क्वायर होगा, तो हमें पता है, तो हमारा वो क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया। चूंकि ये गैप्स थे, उसके बाद भी हमने क्या किया, इस गैप्स को फिल अप कर दिया अपने हिसाब से, अपने मन से, एंड वी परसीव्ड इट एज अ स्क्वायर। यहाँ पे भी ये ट्रायंगल बना हुआ है क्या? यहाँ पे बताओ, नहीं बना हुआ है। बट क्या हुआ, वो जो गैप था उसको हमने एज अ ट्रायंगल परसीव कर लिया। तो प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर यही बताता है कि इवन दो यहाँ पे गैप्स थे, our brain tends to fill all those gaps and perceive it as a whole object rather than perceiving these all small lines as a separate part. अरे oh my god, समझ आया? यस मैम। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ये 7 प्रिंसिपल थे, किसी को किसी में भी डाउट है, एक में भी? नो मैम। ओके, तो बेसिकली दीज वर नॉर्मल परसेप्शन के हमारे प्रिंसिपल्स। नाउ वी विल कम ऑन टू स्पेस, डेप्थ एंड डिस्टेंस परसेप्शन। अब ये क्या होता है? इसके पर हमने नॉर्मल प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर ली। नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पेस। अब अगर कोई विजुअल स्टिमुलाई है, ठीक है, जो आप परसीव कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो आप परसीव कर रहे हैं, वो जिस भी एक लार्जर फील्ड ऑफ सरफेस पे है, जो भी लार्जर फील्ड ऑफ सरफेस उसका बैकग्राउंड बना हुआ है, उसको हम स्पेस की तरह परसीव कर लेंगे। हाँ, हमारे कंडीशन में स्पेस 3 डायमेंशनल है, बिकॉज वी लिव इन अ 3 डायमेंशनल वर्ल्ड एंड वी सी थिंग्स इन 3 डायमेंशंस, राइट? तो हमारे लिए हमारा जो स्पेस है वो 3 डायमेंशन है। आप जहाँ पे बैठे हो, जिस रूम में बैठे हो, वो एक स्पेस है। वहां पे यू हैव योर बेड, यू माइट हैव योर स्टडी टेबल, यू हैव योर कबर्ड, अलमीरा एंड ऑल दैट। तो जो भी एक लार्जर फील्ड है जहां पे आपको कोई स्टिमुला या परसीव कर रहे हो, वो लार्जर फील्ड को या लार्जर सरफेस को हम क्या करेंगे, एज अ स्पेस कंसिडर करेंगे। और हमारा जो स्पेस है जिससे हम सराउंडेड है वो है 3 डायमेंशनल। अब डेप्थ और डिस्टेंस क्या होता है? जब हम 3 डायमेंशन में चीजें देखते हैं तो वी यूज डेप्थ एंड डिस्टेंस। जैसे कि आपको किसी को मान लो क्लास में बुलाना है,
आप उसको कितने जोर से चिल्ला के बुलाओगे वो आप कैसे परसीव करोगे? कैसे पता चलेगा आपको किसी को धीरे से बुलाना है या ज्यादा जोर से चिल्ला के बुलाना है? मैम वो कितने पास या दूर है, द डिस्टेंस। हाँ, भाई क्लास में अगर मैम खड़ी है सामने और आपका दोस्त आपके बगल में बैठा है तो आप उससे धीरे ही बात करोगे ना, उससे चिल्ला चिल्ला के तो बात करोगे नहीं। तो क्यों ऐसा है? बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। और ये जो फिनोमिनन है ऑफ व्यूइंग द थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ या डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं डेप्थ या डिस्टेंस परसेप्शन, बिकॉज यू आर परसीविंग दोज थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ द डेप्थ एंड डिस्टेंस। और डेप्थ परसेप्शन जो है या डिस्टेंस परसेप्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि हमें कौन सी स्टिमुलाई किस तरह से परसीव करनी है। जैसे आप कार चलाते हो, ठीक है, आप कार चलाते हो तो आप कार की डेप्थ देखते हो सामने। अगर मान लो मैं वैगनार में बैठी हूँ या मैं सेडान में बैठी हूँ, तो आपकी जो कार की डेप्थ होगी वो डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू व्हेन आई एम ड्राइविंग अ एसयूवी, राइट? एसयूवी आर उनका ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होता है, थोड़ी हाइटेड होती है और लेंथ भी उनकी ज्यादा बड़ी होती है। तो आप कैसे फाइंड आउट करते हो वो सारी चीजें? डेप्थ के थ्रू फाइंड आउट करते हो। जब आप एक सेडान में बैठते हो, सेडान का ग्राउंड क्लियरेंस एज कम्पेयर टू एसयूवी थोड़ा कम होता है, हाइट भी कम होती है, डिस्टेंस नहीं सॉरी लेंथ में वेरी सेडान टू सेडान। तो क्या होता है जब आप ड्राइव करोगे एक एसयूवी तो आप क्या करोगे, उसका डेप्थ अलग होगा। तो हो सकता है जो सेडान आप पतली गली में घुसा दो वो एसयूवी नहीं घुसाओगे, बिकॉज यू हैव दैट डेप्थ परसेप्शन कि अच्छा यहाँ पे ये इतनी बड़ी गाड़ी नहीं घुस पाएगी। वैसे ही मैंने जैसे आपको बोला कि भाई आपके क्लास में आपको किसको किस तरीके से चिल्ला के बुलाना है, वो आप कैसे फिगर आउट करोगे? डिस्टेंस के थ्रू फिगर आउट करोगे। तो क्या होता है ना कि डेप्थ एंड डिस्टेंस परसेप्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल while dealing with the three dimensional world, कि आप किस तरीके से उनको परसीव कर रहे हो। Now, when you are perceiving these depths, तो बेसिकली दो मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, उन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं क्यूज। तो बेसिकली दो टाइप के क्यूज अवेलेबल होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं दो टाइप के सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं। पहला है मोनोक्यूलर क्यू, दूसरा है बायनोक्यूलर क्यू। मोनोक्यूलर क्यू क्या होता है ना, मोनोक्यूलर क्यू वो होता है व्हेन वी यूज जस्ट वन आई टू परसीव एनी डेप्थ, टू परसीव एनी डिस्टेंस या टू परसीव एनी विजुअल स्टिमुलाई इन द थ्री डिमेंशनल वर्ल्ड। ये चीज ध्यान रखना कि हम अब जो भी बात कर रहे हैं, हमने प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन में सारी बातें टू डिमेंशनल वर्ल्ड में करी और अब हम सारी बातें थ्री डिमेंशनल वर्ल्ड में करेंगे। तो जो भी थ्री डिमेंशनल वर्ल्ड की आपकी स्टिमुलाइज हैं, जब आप उसको परसीव करते हैं विथ यूजिंग जस्ट वन आई, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको सिर्फ एक आंख से देख के पता चल जाएंगी, ठीक है? तो जब आप सिर्फ एक आई के थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर करते हो तो उसको हम बोलते हैं मोनोक्यूलर क्यू, जिसे हम साइकोलॉजिकल क्यूज भी कहते हैं। और व्हेन यू यूज बोथ आईज टू परसीव दोस पर्टिकुलर स्टिमुलाइज, यूज बायनोक्यूलर क्यूज, और उसे हम फिजियोलॉजिकल क्यूज भी कहते हैं। नाउ अगर कभी देखा हो तो फोटोग्राफी वगैरह अगर कभी करी हो, पेंटिंग वगैरह अगर कभी करी हो, तो यू विल रिलेट टू दिस कि जब भी एक पेंटर को कोई भी जैसे मान लो लाइव पेंटिंग करनी है, तो पेंटर क्या करता है ना, एक आंख क्लोज करके ना अपने पेंसिल या अपने पेंट ब्रश के थ्रू या फिर सिर्फ जस्ट यूजिंग वन आई, वो क्या करता है ना, उसके डिमेंशंस देखता है, ठीक है? वो जज करता है कि उसका डिस्टेंस कितना है, उसका डेप्थ कितना है, मुझे कहाँ पे कैसा शैडो देना है, वो जज करता है। तो इसीलिए एंड द सेम हैपेंस व्हेन यू डू अ फोटो, व्हेन यू टेक अ पिक्चर। आपको अगर किसी भी बैकग्राउंड को स्टडी करना है व्हाइल टेकिंग अ पिक्चर, तो आप क्या करो, आप अपना एक आई क्लोज कर लो, तो सिर्फ एक आई के थ्रू ना आप उस पर्टिकुलर इमेज का डेप्थ और डिस्टेंस और बैकग्राउंड काफी अच्छी तरीके से समझ पाओगे, ठीक है? तो क्या होता है ना, आर्टिस्ट यूज मोनोक्यूलर क्यूज अ लॉट, इसलिए मोनोक्यूलर क्यू का एक नाम पिक्टोरियल क्यू भी है। ओके, तो मोनोक्यूलर क्यू के बेसिकली दो नाम
तीन नाम हो गए, एक मोनोक्यूलर क्यू खुद, उसे हम साइकोलॉजिकल क्यूज भी कहते हैं और उसे हम पिक्टोरियल क्यूज भी कहते हैं. ओके, एंड मोनोक्यूलर क्यूज वी सी दिस जस्ट यूजिंग one single eye. Yes, ma'am. नाउ इफ यू नो, इसके पहले जो हमने पढ़ा था कि हमारा आई कैसे वर्क करता है, हमारा आई जो है वो सारी जो इमेजेस है उसको 2 डायमेंशन के फॉर्म में लेता है, बट फिर भी हमें 3 डायमेंशन के फॉर्म में चीजें दिखती है ना. इसके पहले हमने पढ़ा था आई का Yeah. वर्किंग. तो सारी चीजें 2D के फॉर्म में हमारा आई परसीव करता है, और वो भी इन्वर्टेड वे में. सारी इमेजेस जो बनती है हमारे आई में इन्वर्टेड वे में बनती है. हमारा ब्रेन क्या करता है, उसे करेक्ट वे में कन्वर्ट करके हमें दिखाता है. और ये जो मोनोक्यूलर एंड बायनोक्यूलर क्यूज हैं, ये हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड दैट 2D इमेजेस इन द 3D फॉर्म. नाउ बहुत सारे वो हैं मोनोक्यूलर क्यूज, बेसिकली 8. तो कीप दैट इन माइंड कि प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन 7 थे. मोनोक्यूलर क्यूज यू हैव 8 एंड binocular cues there are 3. So binocular cues we'll study later on. First we'll see monocular cues. तो ये 8 monocular cues लिखे हुए हैं. Relative size, interposition या overlapping, linear perspective, aerial perspective, light and shade, relative height, texture gradient and motion parallax. So we'll see all these one by one. Let's go to relative size. Quickly tell me. नहीं, हाँ, quickly tell me क्या देख सकते हो दोनों इमेजेस में. Ma'am, distances. अच्छा, ये वाले बॉल्स किसने वो खेला है, स्नूकर. Yes, ma'am. तो इसमें सबसे बड़ा वाला बॉल कौन सा है राइट वाले इमेज में. What, ma'am? सब जो राइट वाला इमेज है Yes, ma'am. बॉल वाला, उसमें सबसे बड़ा बॉल कौन सा है. Ma'am, black. ओके, आलन, रिया. Big black that because of the distance, but all are the same, I think. ओके, आलन. Ma'am, could you repeat it now, ma'am? Because हाँ. ma'am, बीच में मैम सुनाई नहीं दे रहा. ये जो पिक्चर दिख रही है ना तुम्हें राइट साइड में, Yes, ma'am. Right side बॉल में. Yes, दिख ma'am. रही है ना, उसमें सबसे बड़ी बॉल कौन सी है. मैम सारे सेम साइज के हैं, बस डिस्टेंस अलग है कैमरा के एंगल अच्छा, से. सबसे बड़ी बॉल कौन सी है ये तो बताओ. मैम ब्लैक. ब्लैक वाली बॉल सबसे बड़ी दिख रही है. यस मैम. ओके, नाउ कम टू द लेफ्ट साइड पिक्चर. ठीक है, ये दो ट्यूब्स टाइप के कुछ रखे हुए हैं. बड़ा कौन सा दिख रहा है. मैम, जो आगे की तरफ है. सबको वही दिख रहा है बड़ा, कि पीछे वाला भी बड़ा दिख रहा है किसी को. मैम अगेन मैम आई थिंक सेम साइज के हैं, बस कैमरा तो डिस्टेंस की वजह तुम्हें से बड़ा कौन सा दिख रहा है. हम आगे वाला आगे वाला. आगे है इसीलिए. ओके, अब जितनी भी चीजें तुम लोगों ने बोली है ना, एकदम करेक्ट समझो कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, क्या पूछ रही हूँ. एकदम करेक्ट. और ये जो प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है ये भी अच्छी तरह से समझ गए हो. बट लेट्स सी इट अगेन. तो ये जो रिलेटिव साइज का मोनोक्यूलर क्यू है, ये क्या बताता है ना कि हमारा जो डिस्टेंस और डेप्थ जज करने का जो पावर है, ठीक है, और जब भी हम कोई सिमिलर ऑब्जेक्ट एक साथ देखते हैं, जैसे कि राइट वाले पिक्चर में सबको पता है कि स्नूकर के बॉल्स जो हैं वो डिफरेंट साइज के नहीं होते हैं, Yes, ma'am. सब सेम साइज के ही होते हैं. राइट, सबको पता है ये चीज. बट फिर भी जब तुम्हें पिक्चर देखो तो सबसे पहले ऐसा लगेगा कि ये वाला बॉल चूंकि सबसे आगे है तो हमें क्या दिख रहा है, सबसे ज्यादा बड़ा. द सेम थिंग गोज फॉर दीज टू पाइप्स जो रखे हुए हैं. वहां पे भी जो पाइप आगे है वो हमें बड़ा दिख रहा है और जो पाइप पीछे है वो हमें छोटा दिख रहा है. तो ऐसा क्यों होता है. दिस इज बिकॉज ऑफ द रिलेटिव साइज. वी टेंड टू परसीव द ऑब्जेक्ट्स जो हमसे दूर है एज स्मॉल and the objects which are closer to us as the bigger one. अगर तुम्हें ये नहीं पता हो कि सारे बॉल का साइज सेम होता है और मैं तुमसे पूछूं सबसे बड़ा क्या होगा, तो शायद तुम एक झटके में बोल देते कि नहीं, ये जो ब्लैक वाला बॉल है वो सबसे बड़ा है. बट दो यू नो कि वो सारे सेम साइज के होते हैं, तो यू आर लाइक कि नहीं, सारे सेम साइज के हैं बट ये ब्लैक वाला सबसे आगे है इसलिए ये सबसे बड़ा दिख रहा है हमें.
तो क्या है कि रिलेटिव साइज यही बताता है कि जो ऑब्जेक्ट्स तुमसे दूर है वो तुम्हें छोटे दिखेंगे और जो ऑब्जेक्ट्स तुम्हारे पास है वो तुम्हें बड़े दिखेंगे। ठीक है? And the image which is forming on our retina, this helps us on the basis of our past judgments, past experiences, to understand this particular thing happening, कि जो दूर है वो छोटा है और जो सामने है वो बड़ा है, even after knowing कि वो सारे same size के हैं। This is what is known as relative size. Now ये फर्स्ट वाला जो इमेज है उसमें बताओ क्या बड़ा लग रहा है, क्या छोटा है, क्या दूर है, क्या पास में है? मैम ब्लू बड़ा है, येलो छोटा है, एंड ब्लू इज ओवरलैपिंग येलो। एंड रिया, हालिन? मैम ब्लू बड़ा है और ओवरलैप कर रहा है। हाँ, ओके। तो होता क्या है ना कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट साथ में रखे हो और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ओवरलैप कर रहा हो, तो हम ना क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ओवरलैप कर रहा है, नाउ व्हाई दिस पेन इज नॉट वर्किंग? You guys can't see anything, right? नो मैम, ओनली योर स्क्रीन इज विजिबल। हाँ, मतलब मैं पेन जो चला रही हूँ नहीं दिख रहा ना तुम लोगों को? मैम ओके, चलो ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि इंटरपोजिशन या ओवरलैपिंग क्यों ये बताता है कि जब भी कोई दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट रखे हैं एंड ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो क्या होगा ना कि जो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, जैसे कि जो ब्लू है वो येलो को कवर कर रहा है, तो हम ऑटोमेटिकली ये कंसिडर कर लेंगे जो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है वो बड़ा है और वो पास है हमारे, और जो ऑब्जेक्ट जो कवर हो रहा है विच इज द येलो वन हियर, वो दूर है। इवन इफ ये सारे ऑब्जेक्ट सेम साइज के भी हो ना, अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को ओवरलैप करके रखे हो तो हमको ये लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट ओवरलैप्ड है वो पीछे है, दूर है हमसे, और जो ऑब्जेक्ट ओवरलैप कर रहा है वो हमारे पास में है। ओके, नाउ ये रेलवे ट्रैक्स दिख रही है? यस मैम। ये चीज तो पहले लाइफ में मतलब ऐसे बहुत देखी होंगी तुमने। इसमें क्या समझ आ रहा है? मैम टू लाइन्स मैम जिसको इंटरसेक्ट करते, मैम टू वर्टिकल लाइन्स जिसको इंटरसेक्ट करते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन्स जा रहा है। ओके, वेरी डीप, गुड। एंड मैम the objects which are far, they look that like they're close enough. वेरी गुड। रिया? Ma'am, she has left the meeting, I guess. ओके, एक्चुअली ओके। तो क्या होता है ना, लीनियर पर्सपेक्टिव क्या बताता है कि जब, और लीनियर पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंड किए सिर्फ पैरेलल चीजों में होती है, ठीक है ना? तो क्या होता है ना कि जब भी कोई दो पैरेलल ऑब्जेक्ट्स साथ में खड़े रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि नॉट एग्जैक्टली पैरेलल बट दे हैव काइंड ऑफ सिमिलर डिस्टेंस बिटवीन देम। पैरेलल एकदम ही सेम हो जाता है इवन इफ दे हैव सिमिलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो क्या होता है ना, जब वो लाइंस आपके क्लोजर है तो यू विल सी देम एज टू डिफरेंट लाइंस, बट क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स विच आर विच हैव काइंड ऑफ सेम डिस्टेंस बिटवीन देम या पैरेलल लाइंस, तो क्या होता है जैसे ही वो हमसे दूर जाने लगती है ऐसा लगता है दैट दे आर कन्वर्जिंग, और एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि वो एक इनविजिबल हॉरिजॉन में जाके कन्वर्ज हो गई है और गायब हो गई है। एंड सबसे मोस्ट easiest example to learn this thing is रेलवे ट्रैक्स। ये बहुत बार जब रेलवे स्टेशन वगैरह में भी गए होंगे तो देखे होंगे कि दूर जाते हैं, दूर दूर तक देखोगे ना तो ऐसा लगता है कि रेलवे ट्रैक्स गायब हो गई हैं और मिल गई हैं साथ में जाके। ये क्यों होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट साथ में होती है, मतलब जब उनका डिस्टेंस काफी सिमिलर होता है, एंड या ये भी कह सकते हैं कि पैरेलल होते हैं जब वो एक दूसरे से, तो व्हेन दे आर क्लोजर
they appear as two different entities, but when they move farther away from us, तो क्या होता है, we feel like that they are converging together. So that is known as linear perspective. तो बेसिकली आज अपन ने क्या क्या देखा, प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन देखा. उसमें सबसे पहले वी स्टडीड अबाउट फॉर्म परसेप्शन, that we tend to perceive things as a whole and not, you know, their parts. Then Gestalt psychology, and then figure ground segregation. उसके बाद we saw the 7 principles, है ना, principle of proximity, similarity, continuity, then smallness, symmetry, surroundedness and closure. ठीक है. उसके बाद अपन ने समझा स्पेस क्या होता है, डेप्थ क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, मोनोक्यूलर और बाइनोक्यूलर क्यूज के एकदम बेसिक डेफिनेशंस, और मोनोक्यूलर क्यूज का 3 मेन क्यूज, मोनोक्यूलर क्यूज के अंदर जो 3 मेन क्यूज आते हैं वो. अब इतना में किसी को डाउट है? नो मैम. आज जितना भी हमने पढ़ा पक्का? यस मैम. ठीक है, तो फिर we'll end this class now. We'll continue tomorrow. कल तो रेगुलर क्लास ही रहेगी यस मैम. उसी टाइम पे. तो ठीक है, we'll meet tomorrow. Bye everyone. ओके बाय मैम. थैंक यू मैम. Bye. Bye. Thank you.